पहले टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे पहली हेडिंग आएगी वो है राज्य क्या है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य को कैसे डिफाइन करें। चूँकि हम में से मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि राज्य तो एक नाम है, प्रांतों का एक नाम है, विभिन्न प्रांतों का, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इन्हीं को सूचित करने के लिए ये शब्द यूज होता है। लेकिन वास्तव में इसका जो अर्थ होता है वो किसी प्रांत से ना होकर के किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। तो इसको अन्य शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक अमूर्त अवधारणा है और अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। और एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो सरकार है, संसद है, न्यायपालिका है, राज्यों की सरकारें हैं और नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की जो समग्र संरचना है वही राज्य कहलाती है। तो जो हम और आप मैक्सिमम लोग जानते हैं कि राज्य केवल विभिन्न प्रांतों के नामों को सूचित करने के लिए यूज होते हैं, तो एक्चुअल में वो नहीं है बल्कि कुछ और है जो हम लोग ने जाना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इसी पहले टॉपिक के अंतर्गत जो दूसरा छोटा सा एक हेडिंग आई है उसमें है राज्य के तत्व। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो राज्य के तत्व होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ये 4 विशेष ऐसे तत्व हैं जो अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं हैं। मतलब ये तत्व अगर किसी भी एक तत्व की अनुपस्थिति अगर होती है तो वो राज्य का दर्जा प्राप्त या उसको पूर्ण राज्य नहीं कहा जा सकता। इन्हीं चारों कम से कम ये अनिवार्य हैं जो तत्व, इन्हीं चारों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। तो इनको अलग अलग हम लोगों को जानना है कि भूभाग को कैसे डिफाइन करें, जियोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। इनको हम लोग जानेंगे कि अलग अलग जानने का प्रयास करना है कि भूभाग कैसे डिफाइन होगा, जनसंख्या कैसे डिफाइन होगी। तो देखिए, तो हम लोग जानेंगे कि जो प्रमुख तत्व हैं 4, उनमें से जो पहला तत्व है भूभाग, इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा तत्व निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिसका एक डेफिनेट जो जियोग्राफिकल जो एरिया है वो होना चाहिए और जिस पर उस राज्य की जो सरकार है वो अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग वो माना जाएगा। तो एक एलिमेंट्स तो ये कंपलसरी है। दूसरा, जनसंख्या, ये दूसरा एलिमेंट्स है। जैसे राज्य होने की जो शर्त है उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। तो भूभाग के साथ ही साथ हमें उस पर एक जन समुदाय की भी आवश्यकता होती है जो उस भूभाग पर निवास करता है। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व वास्तव में निरर्थक हो जाएगा। तीसरा जो एलिमेंट्स है, तीसरा तत्व है जो वो है सरकार। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है।
राज्य और सरकार में यही अंतर है, ध्यान रखिए। बहुत अच्छी लाइन आई है यहाँ पे। राज्य में और सरकार में अगर अंतर करना है तो केवल यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है और जो सरकार है वो उसकी मतलब उस राज्य की मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। तो चौथा पॉइंट देखिए, चौथा ये तत्व है संप्रभुता या प्रभुसत्ता। ये विशेष पॉइंट है, इन तीनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह राज्य का अत्यंत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। इसका जो अर्थ है वो ये है कि राज्य के पास मतलब अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो राज्य के तत्व से बाहर चला जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो हम लोग आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। अब एक नोट आता है जिसको हमें इसमें चौथे पॉइंट में तो ये ध्यान रखना है कि उसे निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए, दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए, भीतरी और बाहरी दबाव। तो अब एक नोट आता है इसी पॉइंट से, राज्य के जो 4 पॉइंट हैं ये ऊपर जो हो चुके हैं वो वैकल्पिक नहीं हैं। ये पहले भी हम कह चुके हैं कि ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित रहता है तो जो राज्य की जो अवधारणा है, जो राज्य की जो परिभाषा हम लोगों ने देखी है वो निरर्थक या बेकार हो जाएगी। और हम लोग कुछ उदाहरणों की सहायता से भी बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो पहला जो उदाहरण है वो ये है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सरकार भी होती है और जनता भी, लेकिन भूभाग नहीं होता। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए तिब्बत की सरकार का संकट यही है कि चीन का जो आक्रमण है, चीनी आक्रमण के कारण जो दलाई लामा हैं उनको भारत की शरण लेनी पड़ी। और तो वो कहाँ के शासक थे? तिब्बत की सरकार थी। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत का वो निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे। अब हुआ क्या कि एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की जो सरकार है, क्योंकि जो तिब्बत की सरकार है और कुछ जनता तो यहाँ थी, लेकिन उनके पास ना तो अपना भूभाग था और ना ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या प्रभुसत्ता थी। तो इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है उससे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वो राज्य के दर्जे में नहीं आएगा ये ऊपर वाला, और ना ये दूसरा उदाहरण आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, तीनों लोग हों, लेकिन संप्रभुता की कमी आ जाए। कमी के कारण जो राज्य है उसकी अवधारणा पूरी ना हो सके। एग्जाम्पल के लिए पराधीन भारत में, पराधीन का मतलब है जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे तो जो वायसराय होता था वो भारतीय भूभाग का तो प्रशासक, सबसे ऊंचा पद तो उसके पास होता था। लेकिन क्या होता था आगे
निश्चित भूभाग के भीतर एक जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी। वो सर्वोच्च अधिकारी भी होता था और जनता भी उसका आज्ञा का पालन करती थी, लेकिन फिर भी वो संप्रभु नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटेन की सरकार थी वही तो उसको आदेश देती थी और उन्हीं के आदेशों के तहत उसको कार्य करना पड़ता था। तीसरा उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है, क्योंकि जैसे उदाहरण से देखें कि अफ़गानिस्तान में जो लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा था पहले, और अलग अलग गुट देश के लिए अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे, ये पुराने दिनों की बात है। ऐसी स्थिति में सरकार की जो शक्तियां हैं वो व्यवहारिक स्तर पर क्या हो जाती थी, शून्य हो जाती थी। इसलिए उसकी संप्रभुता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता था। ये एक देश का उदाहरण दिया है। तो अगर किसी कोई देश पर और कोई कब्जा कर ले तो भी वहाँ पे कब्जा करने का अर्थ है कि वहाँ का जो शासक प्रशासक है उसमें जो स्थिति है वो विपरीत बन जाएगी। तो हम लोगों ने ये देख लिया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, इसका विकास। मीनिंग ऑफ पॉलिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स एवोल्यूशन। इसको हम लोगों को समझना है। राजनीति का जो जन्म है वो हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं है उचित, इसी तथ्य पर आधारित है। वहीं राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन और सरकार और तथा संविधान ने आकार प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लिए उचित है क्या नहीं है, इन्हीं तथ्य पे हमारा ये बेस्ड है। और इसको दूसरे शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने ये आकार प्राप्त किया है। साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन करने का जो प्रशिक्षण है वो देना है, उसका जो मुख्य सिद्धांत है। और भारत में जो राजनीतिक प्रणाली है इसकी आवश्यकता भी कई स्तरों पर हो सकती है। जैसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी, आंतरिक सुरक्षा में भी, कल्याणकारी राज्य में भी, विभिन्न हित समूह में भी और सामाजिक परिवर्तनों में भी। जैसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कैसे हो सकता है आवश्यकता इस राजनीतिक प्रणाली की, तो हम लोग उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें जो विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी, वो हमारे देश को और हमारी धरती को नुकसान पहुंचा सकती हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतें, तो इनसे निपटने के लिए, ऐसे खतरों से निपटने के लिए हमें एक मजबूत राजनीतिक प्रणाली की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा को कैसे देखेंगे। भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके सामने भी कई चुनौतियां हैं। आतंकवाद है, जैसे नक्सलवाद है, अलगाववाद है। ये सब चुनौतियों से भी निपट नहीं सकते हम जब तक कि हमारे पास एक राज्य का एक मजबूत ढांचा ना हो।
तीसरा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य। भारतीय जो राज्य है वो एक कल्याणकारी राज्य है और इसमें जो वंचित वर्ग हैं इनको समानता की स्थिति में लाने के लिए भी गंभीर प्रयास किया जा रहा है। आरक्षण हुआ, सामाजिक न्याय हुआ, इनके अलावा और अन्य नीतियां भी हैं, इसी के उद्देश्य से लागू की जाती हैं। तो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जैसे स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है, ये भी भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचन का शिकार हो रहे हैं और इन्हें भी इस प्रकार की समाज की जो मुख्य धारा है इस मुख्य धारा में लाने के लिए ज़रूरी है। और ये तभी संभव हो सकता है जब एक हमारा मजबूत राष्ट्र बन सके, तो भी राजनीतिक प्रणाली की हमें आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट है जो वो है विभिन्न हित समूह भी हैं, इनको कैसे देखेंगे? तो भारत में विभिन्न प्रकार के समूह रहते हैं जिनके बीच अपने हितों को लेकर आपसी टकराव होना स्वाभाविक होता है और इन हितों में जो सामंजस्य की स्थिति बनती है तो इन बनाने के लिए कुछ कानूनों के निर्माण के लिए संसद की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे विवादों को निपटने के लिए भी न्यायपालिका की ज़रूरत होती है और ये तभी संभव है जब एक राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। इसको कैसे देखेंगे? जो भारतीय समाज है वो बहुत तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। इसमें सोशल चेंजेस बहुत हो रहे हैं जिसके कारण वंचित वर्ग है, जो लोअर क्लास हैं, जो लोअर क्लास नहीं कहेंगे, वंचित वर्ग कहेंगे इसको, डिप्राइव्ड क्लासेस हो सकता है, अपने अधिकारों की मांगें भी बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के वे सबसे ज़्यादा असहज हैं जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे और ये परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनावों को जन्म देते हैं। सही बात है, तनाव उत्पन्न होंगे जो कभी कभी दलितों, स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण हो रहा है। इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सशक्त राजनीतिक ढांचे की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला जो टॉपिक है, इन्हीं 5 एग्जाम्पलों को हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो इन्हीं एग्जाम्पलों के साथ ये जो पहला टॉपिक है वो फिनिश होता है।